नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम एडीओ 2025 एग्ज़ाम को टारगेट करके यूट्यूब फ्री क्लासेस चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले ग्रामीण विकास विषय को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका वेटेज अगर हम देखें नया पैटर्न एग्जाम आएगा उसमें लगभग 20 मार्क्स का जो है आने की संभावना है ग्रामीण विकास को, जिसमें जो है 5 चैप्टर में डिवाइड है ग्रामीण विकास का पूरा सिलेबस, जिसके पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो में। अब आज से हम जो है दूसरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए 2 दिन वीडियो नहीं डल पाया है, जो मैं खुद जो है व्यस्त था व्यक्तिगत कारणों की वजह से, इसलिए जो है वीडियो नहीं डल पाया है। अब जो है प्रॉपर अच्छे से वीडियो डलेगा, अब जो है थोड़ा स्पीड में भी डलेगा। देखिए एक दिन में 2-3 वीडियो भी डलते जाएगा, ठीक। तो अब हम जो है एकदम स्पीड में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज जो है हम सेकंड चैप्टर है उसका जो है हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक है उसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा। तो मनरेगा को हम पढ़ने वाले हैं आज से, ठीक। तो मनरेगा बहुत बड़ा टॉपिक है और ये जो है ग्रामीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यही मनरेगा है, ठीक। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा बुक, पिकासो पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं। ये एडीओ स्पेशल आया हुआ है पिकासो पब्लिकेशन का बुक, उस बुक को पढ़ रहे हैं। आप सभी को बताइए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मनरेगा को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सेकंड चैप्टर है इकाई 2 है ग्रामीण विकास के अंतर्गत, उसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं का जो है संक्षिप्त जानकारी दिया गया है। तो कौन कौन सी योजनाओं को हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम मनरेगा को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। दूसरा हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पढ़ेंगे। तो देखिए आजीविका का एक अलग सा चैप्टर भी है, एक अलग से जो है सब्जेक्ट भी है। आपकी एडीओ में जो है आजीविका से संबंधित एक अलग सा सब्जेक्ट है, वहां भी इसे हम पढ़ेंगे। और साथ साथ हम ग्रामीण विकास में भी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भी पढ़ने वाले हैं। अगला देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र की ओर, भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं को, और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती एवं ग्रामीण विकास की जो योजना है उन सबको ही पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। देखिए तो इस विषय के अंतर्गत ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो सबसे बड़ा टॉपिक है ये यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 जो है सबसे बड़ा टॉपिक है, इसे कंप्लीट करने में लगभग हमें 2 से 3 दिन लग जाएगा, ठीक। तो इसके बाद जो है बाकी सब जो है एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर है बचे हुए हैं वो सब इसी चैप्टर में वह जो है हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसे जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मनरेगा को। तो देखिए मनरेगा के अंतर्गत हमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने हैं उन चीज़ों को हम सबसे पहले याद करते हैं। तो देखिए इसमें किसी का कमेंट भी आया था कि क्या कोई भी योजना होता है उसका जो है प्रारंभिक डेट याद करना आवश्यक है। तो हाँ बिल्कुल, जो भी योजना रहते हैं तो महत्वपूर्ण, मुख्य रूप से सभी योजनाओं का तो डेट याद नहीं किया जा सकता, परंतु जो महत्वपूर्ण योजना जो हमेशा चर्चा में रहने वाली योजना है, जो अभी भी चल रहे हैं, उन योजनाओं का डेट आपको याद रखना ही रहता है। जैसे ये वाला डेट, ये योजना है तो इसका डेट आपको, इसके संबंध में आपको 4-5 डेट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसके संबंध में बहुत सारे डेट हैं, क्योंकि देखिए ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो मात्र यह एक योजना नहीं है। इस योजना को प्रारंभ करने के लिए इसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया था। तो जो अधिनियम भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है, तो ये एक अधिनियम के तहत लाया गया योजना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके संबंध में आपको कुछ डेट भी याद रखना है और डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है योजना संबंधित टॉपिक में। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डेट है उन्हें याद करते हैं। तो देखिए आपको जो है मुख्य रूप से डेट याद करना है जो पूछा जाता है एग्जाम में। एक पारित होने की तिथि है, दूसरा अधिसूचना की तिथि है, तीसरा लागू होने की तिथि है, और चौथा एक और डेट याद रखेंगे आप, जब इसका नाम परिवर्तन किया गया था। तो पहले इसका नाम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अर्थात नरेगा हुआ करता था सबसे पहले, उसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अर्थात मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा तो कब किया गया था, ये किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। 2009 को गांधी जयंती के दिन जो है इसका नाम परिवर्तन किया गया था। महात्मा गांधी की जयंती के दिन ही इसे जो है महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया था, ठीक। तो ये डेट हो गया। देखिए कौन कौन सा डेट है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पारित करने का डेट है। तो पारित करने, किसी भी अधिनियम को पारित करने, किसी भी विधेयक को पारित करने के बाद ही जो है वो अधिनियम बनता है। तो देखिए पारित करने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए 3 चरण, पहले लोकसभा में जाते हैं, फिर उसके बाद राज्यसभा या किसी भी एक सभा में पहले जाया करते हैं। कि जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पहले ही भेजा जा, पहले राज्यसभा में भेजा जा सकता है, ठीक। तो दोनों सदनों को पास करने के पश्चात राष्ट्रपति का सिग्नेचर लगता है, प्रेसिडेंट का, उसके बाद फिर वह जो है अधिनियम बनता है। तो देखिए इसके तहत ये 3 डेट को पहले आप देखिए। लोकसभा का डेट कौन सा है,
23 अगस्त को जो है यह लोकसभा में पारित होता है। ये 23 अगस्त 2005, तो यह जो है लोकसभा में पारित होने की तिथि है। ठीक, तो याद रखेंगे 23 अगस्त 2005 को लोकसभा में। उसके बाद फिर यह जो है 25 अगस्त को, याद रखेंगे 25 अगस्त को यह है राज्यसभा में पारित होता है। तो ये दो डेट हो गए, 23 अगस्त को लोकसभा में और 25 अगस्त को राज्यसभा में पारित होता है। उसके पश्चात प्रेसिडेंट का सिग्नेचर कब होता है, तो ये प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जो है इसे कब प्राप्त होता है, तो यह जो है 5 सितंबर को। ठीक, 5 सितंबर को जो है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। अगर मैं पहले ही आपको कहूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले ब्लैंक पेपर और पेन रख के बैठिएगा, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं आप उसे नोट करते जाएंगे। तो यहाँ जो तीनों का डेट है आप उसे नोट कर लीजिए। लोकसभा में 23 अगस्त 2005, राज्यसभा में 25 अगस्त 2005 और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो है 5 सितंबर 2005 को होता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये 3 डेट हो गए। उसके बाद देखिए इसे जो है अधिसूचना इसका कब जारी किया जाता है, तो इसका अधिसूचना अर्थात राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है अधिसूचना के माध्यम से। तो इसका अधिसूचना कब जारी किया गया है, तो इसका डेट आपको दिख रहा है, तो 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर 2005 को जो है इसका अधिसूचना जारी किया जाता है, अर्थात राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है 5 सितंबर 2005 को। ठीक, तो ये चौथा डेट हो गया। उसके बाद कौन सा डेट याद रखना है, लागू कब से हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसे लागू कब किया गया, तो यह 2 फरवरी 2006 को। देखिए 2 फरवरी 2006, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा जो है सबसे पहले, नरेगा के नाम से पहले क्या होता है, लागू किया जाता है। पहले नरेगा था नाम, फिर 2009 में इसका नाम परिवर्तित होगा। तो 2 फरवरी 2006 को लागू किया जाता है ये। तो मुख्य रूप से पहले पूरे भारत में लागू नहीं होता है, याद रखेंगे। सबसे पहले यह जो है पूरे भारत में लागू नहीं होगा। सबसे पहले कितने जिलों में, भारत में उस समय तत्कालिक जो है 200 जिले, उस समय 200 जिलों में बस लागू किया जाता है इसे। 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को लागू किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं आप इसका चरण भी। तो देखिए 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में लागू किया जाता है। और उसके बाद 2007 1 अप्रैल 2007 को, इसके बाद 200 के बाद 130 और जिले में, अर्थात कितने हो गए 330 जिलों में लागू हो जाता है मनरेगा। उसके पश्चात जो है कब, 2008 में 1 अप्रैल 2008 को देश के संपूर्ण जिलों में, तो संपूर्ण जिलों में जो है लागू कब कर दिया जाता है इसे, 2008 से। तो 2008 से जो है यह जो है देश के जो है सभी जिलों में लागू है मनरेगा। ठीक, इसका नाम परिवर्तित 2009 में होता है। तो 1 अप्रैल को और ये जो है 2 फरवरी 2006 है। और इसी को छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जब 2006 में लागू किया गया था तो मात्र 11 जिले में लागू होते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं बस्तर में 2006 में कितने जिले थे, 3 जिले बस्तर में थे, तो इन 3 जिलों में लागू होता है। और वही सरगुजा में भी 3 जिले थे, तो सरगुजा के 3 जिलों में लागू होता है। कौन कौन से आपको याद ही होगा, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर था बस्तर में, और सरगुजा में सरगुजा, जसपुर और कोरिया, ये 3 जिले थे। उसके बाद देखिए बीच में जो है बिलासपुर संभाग में बिलासपुर और रायगढ़ में जारी होता है। और वही यहाँ दुर्ग संभाग में कवर्धा और राजनांदगांव में, और वही रायपुर संभाग के सिर्फ धमतरी में, ठीक, सिर्फ धमतरी में लागू होता है। तो इतने जगह जो है 11 जिलों में जो है सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को मनरेगा को लागू किया जाता है। ठीक, पहले नरेगा नाम याद रहता है, मैं अभी मनरेगा ही बोलूंगा, हमेशा ही याद रखेंगे। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण में जो है इसका विस्तार किया जाता है। 200 जिले थे, उसमें 130 और जिलों में लागू किया जाता है। तो ये कितने हो जाते हैं, 330 जिले हो जाते हैं। तो देखिए इसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल होते हैं। तो 130 जिलों में जो है नया बढ़ाते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल होते हैं। कौन कौन से, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा, ये 4 जिलों में विस्तार होता है मनरेगा का। ठीक, उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2008 को यह जो है संपूर्ण देश में, तो देश के समस्त जिलों में लागू किया जाता है। इस समय तत्कालिक जो है इस समय कितने जिले थे, 993 जिले थे। तो 593 जिले थे। तो इन 593 जिलों में जो है लागू किया जाता है 1 अप्रैल 2008 को। तो संपूर्ण जिले में जो है लागू होता है। इसी साथ साथ छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में भी मनरेगा लागू हो जाता है 1 अप्रैल 2008 से। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट तिथि है मनरेगा के संबंधित, जो इन सब तिथियों को आपको याद रखना है। और एक तिथि जो नाम परिवर्तन का तिथि है उसे तो मैं आपको पहले बताया हूं, 2 अक्टूबर 2009। ठीक, चलिए अब इस योजना के संबंध में देख लेते हैं आखिर यह योजना है क्या। तो ये मनरेगा योजना आप सभी इसके संबंध में जान रहे हैं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो आजीविका को सुरक्षा अर्थात रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है यह योजना लाया गया है। आजीविका का संबंध जो है रोजगार है, आजीविका अर्थात रोजगार, तो रोजगार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना लाया गया है। तो इसका संबंध में जो बाकी जो लिखा हुआ है यही सब डेट है जो मैं आपको यहाँ बताया हूँ, एक्सप्लेन करके उन सब डेट के संबंध में लिखा गया है। ठीक, तो देखिए किसके संबंध में है, ये आजीविका को सुरक्षा देने के लिए। तो इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है उसे देखिए अब सीधा। तो मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो इस अधिनियम का उद्देश्य अकुशल श्रम, तो यहाँ याद रखेंगे अकुशल श्रम कार्य करने के लिए इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन
दिन का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। तो कम से कम 100 दिन का जो है, एक वर्ष में 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। और मुख्य रूप से ये कौन से क्षेत्र में काम करता है? सिर्फ ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्र में ही बस यह योजना चलता है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर यह योजना जो है किसका जो है एग्जीक्यूटिव किया जाता है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में। यह शहरी क्षेत्र में नहीं होता है। यह योजना जो है क्रियान्वित, याद रखेंगे, शहरी क्षेत्र में मनरेगा का योजना नहीं चलता है। इसलिए अब इसका विभाग कौन से विभाग द्वारा जारी किया जाता है ये भी आप जान सकते हैं। तो यह जो है ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है यह क्रियान्वित किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसके उद्देश्य। उसके बाद देखिए यहाँ एक नोट पॉइंट दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे, ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा शुरुआत किया गया था। तो सबसे पहले जब स्टार्ट किया गया था 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया था। तो कहां से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी। इनके द्वारा जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया था, मनरेगा को। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ नाम परिवर्तन का डेट दिया गया है 2 अक्टूबर 2009। मैं आपको पहले ही बताया था, पहले नरेगा नाम था, इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया जाता है। ठीक, काम का अधिकार, तो देखिए काम का अधिकार, ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस की रोजगार गारंटी का अधिकार दिया जाता है इस योजना के तहत। तो काम के अधिकार है ये, 100 दिवस की जो है रोजगार गारंटी दिया जाता है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत। क्रियान्वयन विभाग, तो कौन से विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है यह योजना? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा ना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो दोनों के विभाग के जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जाता है। देखिए इसके संबंध में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, इसके तहत तो जो है 100 दिन का लक्ष्य रखा था। तो 100 दिन जो है कम से कम 100 दिन रोजगार देना आवश्यक होता है। अगर उससे ज्यादा दिनों का रोजगार मिलता है तो उसका जो है जो मजदूरी का दर है उसका भुगतान किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ऐसे ही देख सकते हैं कि एग्जाम्पल था, छत्तीसगढ़ में 2013-14 में 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। इस 50 दिन के अतिरिक्त व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। तो 100 दिन के अतिरिक्त 100 दिनों का जो भुगतान है वह तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है पूरा 100% को। तो मजदूरी दर रहेगा, मजदूरी दर उसका 100% पूरा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। मनरेगा के तहत जो मजदूरी दर है उसका, ठीक, 100 दिनों का। और 100 दिन से अतिरिक्त दिन की अगर रोजगार उपलब्ध कराते हैं तो उसके अतिरिक्त दिन का जो भुगतान है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये होगा इसके संबंध में सामान्य जानकारी। और उसके बाद देखिए इसी योजना के तहत जॉब कार्ड का अधिकार दिया जाता है। तो इसके तहत जो है हमें जो मजदूर होते हैं उन्हें जॉब कार्ड दिया जाता है। ठीक, तो जॉब कार्ड दिया जाता है। तो देखिए जॉब कार्ड क्या होता है? तो जॉब कार्ड एक जो है कानूनी दस्तावेज है, कह सकते हैं एक कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार मांगने के लिए एक अधिकार पत्र के समान होता है। ठीक, तो ये क्या है पहले इसे देखिए। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार जॉब कार्ड का हकदार है, जिसमें परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के फोटोग्राफ और नाम होते हैं ताकि वे काम की मांग और प्राप्त कर सके। जॉब कार्ड का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले कामगारों की हकदारियों को दर्ज किया जाता है। तो इसी कार्ड के माध्यम से रोजगार मांगा जाता है। इसमें उनका फोटो रहेगा और उनका नाम रहेगा और इसके तहत जो है उनका विवरण जो है पूरा जॉब कार्ड में ही लिखा जाता है। तो जैसे राशन कार्ड होता है उसी प्रकार का राशन कार्ड राशन सामग्री लेने हेतु रहता है, उसी प्रकार के जॉब कार्ड जो है ये जो जॉब लेने के लिए रहता है। जॉब कार्ड जो है जॉब, तो महात्मा गांधी ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो भी आपको रोजगार दिया जाएगा उसका संपूर्ण विवरण जो है उसी के तहत रहता है। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत। तो जॉब कार्ड जारी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात जो ठीक समझे आवेदन प्राप्त की तारीख से 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी करेगा। तो आवेदन करने के 15 दिन के भीतर जो है ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड जारी किया जाना रहता है। ठीक, अगर वह जांच करने के पश्चात वो सच में जो है इस योजना के तहत पात्र पाए जाते हैं तो उन व्यक्तियों के लिए जो है 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी किया जाता है। देखिए यह एक कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार मांगने का हक देता है। देखिए इसके वैधता, तो जॉब कार्ड की वैधता जो है 5 वर्ष का होता है। जब से जारी किया जाता है उसके 5 वर्ष तक के जो है वो जो जॉब कार्ड जो है वैलिड रहता है। 5 वर्ष समाप्ति के बाद 1 माह के अंदर पुनः उसको उपलब्ध कराया जाता है, फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ता है, नया बनवाना पड़ता है जॉब कार्ड को। देखिए इसका सत्यापन राज्य जॉब कार्डों का सत्यापन करने के लिए समयबद्ध अभियान चला सकते हैं। तो समय समय पर उसके सत्यापन के लिए अलग अलग अभियान चलाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। चलिए अगला देखिए जॉब कार्ड पर आपत्ति एवं निराकरण। तो अगर जॉब कार्ड से संबंधित कुछ आपत्ति है तो उसका निराकरण जो है कहाँ कहाँ होगा आप देख सकते हैं। तो अगर जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है आपका तो आप अपील कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर क्योंकि इसी कारण से अगर नहीं आपको क्या बोलते हैं
अयोग्य ठहरा दिया जाता है जॉब कार्ड हेतु, तो उसका अपील आप कहाँ कहाँ करेंगे? तो सबसे पहला अपील जो है आप सरपंच के पास करेंगे 7 दिवस के भीतर। लिस्ट आने के जो है 15 दिवस हो गए, उसके बाद अगर आपको नहीं मिला है तो उसे आप 7 दिवस के भीतर जो है अप्लाई करेंगे, किसके पास? सरपंच के पास अपील करेंगे। उसके बाद दूसरा अपील, अगर यहाँ भी आपको नहीं होता संतुष्टि, तो आप दूसरा अपील जो है जनपद के सीईओ के पास करेंगे। जनपद सीईओ के पास कितने दिन के? प्रथम अपील के 7 दिवस के भीतर। फिर यहाँ से भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप तीसरा अपील भी कर सकते हैं जिला पंचायत सीईओ के पास, यह जो है दूसरे अपील के 7 दिवस के भीतर करना होता है। ठीक, तो ये जो है अपील भी कर सकते हैं आप जॉब कार्ड संबंधी कोई निराकरण हेतु। अब देखिए जॉब कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगा। अब किसी का जॉब कार्ड बन चुका है तो उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगा? इसके लिए निष्पक्ष जांच के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी तथ्यों के साथ जॉब कार्ड रद्द करने का निर्देश दे सकता है। अगर निष्पक्ष जांच करने के पश्चात उसे अयोग्य ठहराया जाता है तब वह जो है रद्द कर सकते हैं। समस्त कार्यवाही ग्राम सभा में की जाएगी, जैसे नाम जोड़ना, हटाना, रद्द किया जाना। तो देखिए जॉब कार्ड संबंधित जो भी कार्यवाही होगा वो सभी ग्राम सभा में होता है। तो सबसे निचला स्तर होता है ग्राम सभा, पंचायत का सबसे छोटी इकाई है ग्राम सभा। तो इसमें जो है नाम जोड़ना हो, घटाना हो, रद्द करना है, ये सभी कार्यवाही इसी के अंतर्गत होगा। उसके बाद देखिए जॉब कार्ड रद्द किया जाना। तो जॉब कार्ड रद्द किए जाने के लिए क्या क्या होते हैं कंडीशन, आप देख सकते हैं जॉब कार्ड कैसे रद्द किया जाता है। इसके लिए देखिए नियमित आधार पर और निश्चित रूप से कार्यों की मांग न किए जाने या रिपोर्ट न किए जाने के आधार पर किसी जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा। तो देखिए अगर वो नियमित कार्य की मांग नहीं किया है या फिर वह किसी प्रकार के उसके संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है तो उसका इस आधार को लेकर उनके जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता। जॉब कार्ड को विधिवत सत्यापन के बाद तभी रद्द किया जा सकता है जब, तो इसके लिए शर्त दिया गया है जॉब कार्ड को रद्द करने के लिए इन कंडीशन के आधार पर रद्द किया जा सकता है। तो देखिए कौन कौन सी कंडीशन है जब जॉब कार्ड रद्द किया जा सकता है। तो पहला है परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन कर चुका हो। तो देखिए यह जॉब कार्ड या मनरेगा या किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के अगर स्थायी रूप से वे शहरी क्षेत्र में जाके पलायन कर चुके हैं तब उनका जॉब कार्ड जो है निरस्त रद्द कर दिया जा सकता है। दूसरा देखिए यदि परिवार किसी एक पंचायत को छोड़कर दूसरे पंचायत में चला जाता है, तो जिस पंचायत में उनका जॉब कार्ड पंजीयन कराया गया है उसे छोड़ के दूसरे पंचायत में चले जाते हैं तब भी उनका रद्द किया जा सकता है। तीसरा देखिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत किया गया हो। तो अगर दस्तावेज उनका फर्जी है जिसके आधार पर उनके द्वारा किया गया है पंजीयन तो भी रद्द किया जा सकता है। और वही देखिए चौथा है डुप्लीकेट जॉब कार्ड होने पर, अगर जॉब कार्ड जो है ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, तब भी जो है इनका जॉब कार्ड रद्द हो सकता है। देखिए इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र के नगर पालिका नगर निगम घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को मौजूदा जॉब कार्ड दिखाए जाने पर मिलने वाली रोजगार की सुविधा बंद हो जाएगी। तो देखिए जो क्षेत्र है तो पहले ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता था, अब उसे नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम बना दिया जाता है। तब फिर वह भी क्या हो गया? एक नगरीय निकाय हो गया। तो नगरीय निकायों में जो है यह योजना कार्य नहीं करेगा, इस कारण जो है उनका रद्द हो जाएगा, उनसे कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। तो देखिए इसके तहत जो है स्वतः ही रद्द हो जाता है जॉब कार्ड। और देखिए इसके लिए जो है डीपीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें ऐसी अधिसूचना के तुरंत बाद रद्द किया जाए। तो किसी प्रकार का अगर नगर पालिका नगर निगम बनने की अधिसूचना जारी किया जाता है उसके पास डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ये अधिकारी होते हैं, इनका कर्तव्य होगा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी जो है जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाए। इसके बाद देखिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा सहगामी परिवर्तन भी किए जाएंगे जिन्हें इस मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाएगा। ठीक, तो इसके द्वारा जो परिवर्तन होगा तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के संज्ञान में लाना होता है। चलिए अब अगला देखिए, अगला टॉपिक है कामगार की हकदारी। तो इसके अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत ही कामगार की हकदारी दिया जाता है। इसके अंतर्गत 15 दिनों के भीतर काम पाने का अधिकार होता है। तो सभी को 15 दिनों के भीतर काम पाने का अधिकार रहेगा, जिसे काम की हकदारी कहा जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या क्या रहता है। सबसे पहले पंजीकृत परिवार का ऐसा प्रत्येक वयस्क जिसका नाम जॉब कार्ड में है योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा और ऐसे सभी आवेदनों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाएगा। तारीख युक्त रसीद की जाएगी और कंप्यूटर सिस्टम में उसकी प्रविष्टि की जाएगी। तो कोई भी है पंजीकृत परिवार का वयस्क सदस्य, उन्हें जो है 15 दिनों के भीतर जो है क्या काम पाने की अधिकार रहेगा। इसके संबंध ये सभी जो है विवरण दिए गए हैं। तो कार्य की मांग के पंजीयन की तारीख या अग्रिम आवेदन के समय मामले में जिस तारीख को कार्य की मांग की गई उनमें से जो भी बात कहो उस तारीख को 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए दो तारीख होते हैं, एक जो है पंजीयन कराने की तारीख रहेगा या फिर अग्रिम आवेदन करने की। उन्हें जो है काम मांगने के लिए आवेदन अलग से करना पड़ता है। पंजीयन कराने की तारीख हो गया एक और अग्रिम आवेदन करने की तारीख, इन दोनों में से अगर पंजीयन पहले हो गया है तो इसका जो है अग्रिम आवेदन करने की जो तारीख है उसे देखा जाएगा। तो जो बाद की तारीख है उस तारीख के बाद से 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। यह जो है फिक्स है, 15 दिनों के भीतर उन्हें कार्य कराना अनिवार्य होता है। ठीक, इसके कुछ कंडीशन होते हैं जिसके तहत जो है नहीं दिया जा सकता, उसे भी हम देखेंगे आगे।
देखिए, महात्मा गांधी नरेगा धारा 3 के 4, तो धारा 3 के सब क्लॉज 4 के तहत किए गए उपबंधों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार सूखा, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त अकुशल श्रम कार्य उपलब्ध कराने की अधिसूचना को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो देखिए, जहां सूखा या प्राकृतिक आपदा आता है उन क्षेत्रों में 100 दिन के अलावा जो है, उसके अलावा और अलग अतिरिक्त दिन जिसे 50 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, अतिरिक्त दिन जो है उन्हें क्या रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और किसान कल्याण विभाग से जो है सिफारिश करके जो है उनके द्वारा क्या दिया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय को जो है अधिसूचना जारी करके दिया जाता है, उन्हें परमिशन दिया जाता है। राज्य सरकार भी 50 अतिरिक्त दिनों की मजदूरी उपलब्ध करा सकते हैं। ये सब होने के पश्चात तो 50 अतिरिक्त दिन कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 ही अतिरिक्त दिन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए अगर देखिए, मंत्रालय ने वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित आदिवासी परिवारों के लिए अतिरिक्त 50 दिन के मजदूरी रोजगार, तो जो वन क्षेत्र है वहां जो है अतिरिक्त 50 दिनों के लिए मजदूरी रोजगार का प्रावधान किया है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास एफआरए आप सभी जान रहे हैं ये क्या होता है। एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, इसके तहत 2006 में आया था वन अधिकार अधिनियम। इसके द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों को अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो, तो इसके अलावा कोई और अन्य संपत्ति नहीं है। उन परिवारों को जो है 50 दिन अतिरिक्त, कौन से क्षेत्र में, जो वन क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अनुसूचित आदिवासी परिवारों को जो है 50 दिन अतिरिक्त मजदूरी दिया जाता है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य दिवस। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो कार्य दिवस होते हैं उन्हें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए सामान्य क्षेत्रों के लिए कितना है आपको पता ही है, भारत सरकार द्वारा 100 दिन और यहाँ जो है राज्य सरकार द्वारा 50 दिन और बढ़ाया जा सकता है। तो कितना, 150 दिवस तक की जो है इनका जो है टोटल कार्य बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद वन अधिकार क्षेत्र में, तो वन अधिकार क्षेत्र में जो है भारत सरकार द्वारा ही जो है 150 दिन का रहता है, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं रहता है जो वन अधिकार क्षेत्र है उसमें। ठीक, उसमें और देखिए सूखा प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों में यहाँ 150 दिन तो भारत सरकार दे सकता है, उसके अलावा 50 दिन जो है राज्य सरकार दे सकता है। तो टोटल कितने, 200 दिवस का जो है इन्हें जो है रोजगार दिया जा सकता है एक वित्तीय वर्ष में। देखिए वन अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं होता, यह पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है। तो यहाँ देखिए राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, पूरा केंद्र सरकार द्वारा 150 दिनों तक के रोजगार दिया जा सकता है। चलिए अब अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास योजना है। हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए योजना अंतर्गत निम्न क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्य दिवस का लाभ प्रदान किया जाता है। तो आवास निर्माण के लिए जो है इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त कार्य दिवस जो है प्रदान किया जाता है। जैसे सामान्य क्षेत्रों में जो है 90 दिन का अतिरिक्त आवास निर्माण के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिन का आवास निर्माण हेतु जो है अलग से जो है अतिरिक्त कार्य दिवस दिया जा सकता है। काम का स्वरूप स्थायी संपत्ति का सृजन, आजीविका साधन आधार को मजबूत करना। स्थायी संपत्ति का सृजन कर आजीविका साधन को मजबूत करना जो है इसका काम का स्वरूप रहेगा। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, बेरोजगारी भत्ते का अधिकार। तो इसके अंतर्गत जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है कुछ समय के लिए, उन्हें जो है बेरोजगारी भत्ता भी देना होता है। तो चलिए देखिए, भत्ते की मांग कहाँ किया जाता है, तो ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय के आवेदन देकर के जो है भत्ते की मांग किया जा सकता है। 15 दिन के भीतर आवेदन करना रहता है। आवेदक को 15 दिन के भीतर नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। जो 15 दिन रहता है लिमिट, उस 15 दिन के भीतर अगर उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तब उन्हें जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और ये बेरोजगारी भत्ता जो है कितना होता है, आधा से कम नहीं होना चाहिए। देखिए दैनिक बेरोजगारी भत्ते की दर क्या होगा, तो सबसे पहले वित्तीय वर्ष के पहले 30 दिन, तो वित्तीय वर्ष के पहले 30 दिन जो है यह बेरोजगारी भत्ता 1/4 होगा। जो टोटल मजदूरी की दर है उसका जो है 1/4 जो है बेरोजगारी भत्ते के रूप में पहले 30 दिन दिया जाएगा। उसके बाद शेष अवधि के लिए जो है 1/2 अर्थात आधा, मजदूरी दर का जो आधा है बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। देखिए बेरोजगारी भत्ता पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो यह पूरा बेरोजगारी भत्ता जो है राज्य सरकार द्वारा जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। तो इसके बेरोजगारी भत्ता देने के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। जैसे याद रखेंगे ये 2013 में बना हुआ है बेरोजगारी भत्ता संबंधित जो नियम है वह। चलिए उसके बाद देखिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या होगा, तो बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया विधि को नियंत्रित करने वाले नियम बनाना राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान भी राज्य सरकार करेगा। यहाँ नोट पॉइंट दिया है उसे देख लीजिए। कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बेरोजगारी भत्ता से संबंधित सभी प्रविष्टि केवल नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से किया जाए। यदि किसी को
बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है तो उसकी राशि को जॉब कार्ड में दर्शाया जाना चाहिए। रजिस्टर 3, तो तीसरा रजिस्टर जो ग्राम पंचायत में रखे जाने वाला रजिस्टर है उसमें कामगारों को दिए गए बेरोजगारी भत्ते की अपेक्षित जानकारी रखनी आवश्यक है। तो इस रजिस्टर 3 में जो ग्राम पंचायत में रहता है यहाँ जो है सभी बेरोजगारी भत्ते दिए जाते हैं उसका जो है विवरण रखना अनिवार्य होता है। आगे देखिए, बेरोजगारी भत्ते की भुगतान की देयता को अस्वीकृति करना। तो इसका अस्वीकृति कब कब किया जा सकता है कि बेरोजगारी भत्ता किन्हें किन्हें नहीं दिया जाएगा, किन किन कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिवार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का राज्य सरकार का दायित्व तभी समाप्त हो जाएगा जब, तो इसके लिए कंडीशन कौन कौन से दिए गए हैं आप देख सकते हैं, इतने सारे कंडीशन है। तो ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कामगार को खुद या उसके परिवार को कम से कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करके कार्य के लिए रिपोर्ट देने के साथ कार्य का आवंटन कर दिया जाता है, तब उसका बेरोजगारी भत्ता रोक दिया जाएगा। यह अवधि जिसके लिए रोजगार मांगा गया है समाप्त हो चुका है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए आगे नहीं आता है, तब भी जो है इनका बेरोजगारी भत्ता जो है खत्म कर दिया जाएगा। आवेदक के परिवार को वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों को कार्य पूरा कर लिया है, तो टोटल 100 दिनों का कार्य पूरा कर लिया है, तब भी जो है यह बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। आवेदक के परिवार ने मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर इतनी राशि प्राप्त कर ली है जो कि वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों के कार्यों की मजदूरी के बराबर हो, तो इसमें भी उनका जितना उनको रोजगार प्राप्त होना चाहिए था उनका मिल चुका है, तो इसमें भी जो है इस कंडीशन में उनका भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। देखिए, बेरोजगारी भत्ते के दावे को अस्वीकृत करना, तो उसके अस्वीकृत किन कंडीशन में किया जा सकता है उसे भी देख लीजिए। जो भी आवेदक अपने परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता है या कार्यक्रम अधिकारी अथवा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए गए 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है या संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी से अनुमति किए बगैर 1 सप्ताह से अधिक समय तक के लगातार काम में नहीं आता है या किसी माह में कुल मिलाकर 1 सप्ताह से अधिक समय तक के अनुपस्थित रहता है, तो वह 3 माह की अवधि के इस अधिनियम के तहत देय बेरोजगारी भत्ते का दावा करने के हकदार नहीं होगा, किंतु वह इस योजना के अंतर्गत किसी भी समय रोजगार मांगने के लिए पात्र होगा। ठीक, तो इन कंडीशन पर जो है वह बेरोजगारी भत्ता नहीं ले सकता है। बेरोजगारी भत्ते का स्वतः भुगतान, तो इसका स्वतः भुगतान कैसे किया जाता है? निर्धारित समय सीमा में निर्णय न लेने और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न किए जाने पर कामगारों के खाते में देय राशि का स्वतः भुगतान कर दिया जाता है। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किन क्षेत्रों में किए जाते हैं कार्य? तो देखिए 5 किलोमीटर, पहले तो जिस क्षेत्र में वो पंजीकृत है उसके 5 किलोमीटर के अंतर्गत उसे रोजगार दिया जाएगा, और दूसरे जो 5 किलोमीटर से अधिक के लिए दिया गया है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो देखिए इसी को पहला 5 किलोमीटर तो कामगार के उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के अंदर काम दिया जाएगा। काम निश्चित रूप से उसी ब्लॉक में दिया जाएगा जहां वह आवेदन करते समय निवास कर रहा था। ठीक, तो उसी ब्लॉक में जो है 5 किलोमीटर के अंतर काम दिया जाएगा। अब यात्रा भत्ता कब की कंडीशन में दिया जाएगा? यदि किसी कामगार को उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम आवंटित किया जाता हो तब वह यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा, जो कि मजदूरी दर का 10% होता है। तो 5 किलोमीटर दूर दिया जाता है उन्हें, तब उन्हें यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। जो टोटल मजदूरी दर रहेगा उसका 10% यात्रा भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है। तो देखिए, महिलाओं को पंजीकृत एवं कार्यरत हेतु आवेदन करने वाली कम से कम 1/3 महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। तो 1/3 अर्थात 33% जो है महिला कार्यरत रहती है इसी योजना के अंतर्गत। मातृत्व भत्ता, देखिए मातृत्व भत्ता भी दिया जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। मातृत्व भत्ता 12 माह में 15 दिन या अधिक दिवस कार्य की हो मातृत्व भत्ता के रूप में उन्हें 1 माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। मातृत्व भत्ता राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। ठीक, राज्य शासन द्वारा, तो 1 माह का मजदूरी राशि दिया जाता है उन्हें मातृत्व भत्ता के रूप में। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वर्ष 2013-14 में मातृत्व भत्ता प्रारंभ किया गया था। तो ये मातृत्व भत्ता कब प्रारंभ किया गया है? 2013-14 के अंतर्गत। ठीक, 2013-14 में जो है मातृत्व भत्ता प्रारंभ किया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इसका जो है पूरा वहन राज्य सरकार द्वारा करेगा। मातृत्व भत्ता का जो है वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए, कार्यस्थलों पर सुविधा व अधिकार। तो कार्यस्थल पर क्या क्या सुविधा प्राप्त होगा, जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें क्या क्या सुविधा और अधिकार दिए जाते हैं, उन सबको यहाँ दिया गया है। तो देखिए, कामगार महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर निम्नलिखित सुविधाओं को हकदार होंगे। पहला, चिकित्सा सहायता और प्राथमिक उपचार की सुविधा, पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, छाया हेतु शेड भी बनाया जाएगा। ठीक, उसके अलावा देखिए शिशु घर। तो इसमें शिशु घर कब की कंडीशन में बनाया जाता है उसे देखिए। शिशु घर जिसे क्रेच कहा जाता है इंग्लिश में, इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाओं के साथ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 5 या उससे अधिक होने पर शिशु घर की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जाते हैं महिलाओं के साथ, तो वहां बच्चों की संख्या 5 या उससे अधिक है तो एक शिशु घर की व्यवस्था किया जाएगा।
शिशु घर के बच्चों की देखभाल के लिए उन महिला श्रमिकों में से किसी एक को नियुक्त करने का प्रावधान किया जाता है। उनकी देखभाल के लिए जो है एक महिला श्रमिक है, उन्हें नियुक्त किया जाता है। उस प्रति नियुक्ति व्यक्ति को मजदूरी दर का भुगतान किया जाएगा, तो उन्हें जो है कुछ और काम न करा के वो जो है बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है, जो उनका मजदूरी दर रहेगा वही दिया जाएगा। इलाके में शोषणकारी परिस्थितियों में जीने वाली महिला या बंधुआ मजदूरी करने वाली महिला या तस्करी की शिकार या हाथ से मैला होने वाली कार्य से मुक्त कराई गई महिला में सबसे अधिक अभावग्रस्त महिलाओं को बच्चों की देखरेख के लिए रखा जाएगा। तो सबसे अभावग्रस्त महिला है उन्हें जो है बच्चों की देखभाल के लिए रखा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, आप कामगारों को चोट लगने, दुर्घटना होने एवं मृत्यु होने के मामले में उनके हकों के बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, चोट लगने, दुर्घटना और मृत्यु होने के संबंध में देखिए। तो योजना के अंतर्गत कार्यरत किसी व्यक्ति को किसी दुर्घटना के कारण और उसके रोजगार के दौरान यदि कोई व्यक्ति का चोट लगती है तो उसे वह मुफ्त में आवश्यक चिकित्सा उपचार का हकदार होगा। तो उन्हें मुफ्त चिकित्सा दिया जाएगा। अगर जो है मनरेगा के तहत काम करने के तहत उन्हें अगर चोट लगती है तो जहां चोटग्रस्त कामगार को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो वहां राज्य सरकार उसे अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करेगी, जिसमें आवास, उपचार, औषधि तथा दैनिक भत्ते का भुगतान जो मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उसका इलाज चल रहा है उस दौरान भी जो है उन्हें मजदूरी दर आधे से आधा मिलेगा। तो आधा मजदूरी दर उन्हें मिलेगा अगर उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है उस दौरान। यदि योजना के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना से और रोजगार के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे या उसके कानूनी वारिस को जैसा भी मामला हो कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता के अनुसार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो उसके तहत जो भी अगर उनके द्वारा बीमा कराया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो उसके तहत जो स्वीकृत राशि है उसे दिया जाएगा या केंद्र सरकार द्वारा जो अधिसूचित अनुग्रह राशि रहेगा वह भी दिया जाएगा उन्हें। ठीक, आगे देखिए, यदि योजना के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति के साथ आने वाले किसी बच्चे का दुर्घटना के कारण कोई व्यक्ति का चोट लगती है तो वह व्यक्ति मुफ्त चिकित्सा उपचार का हकदार होगा और उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु या अपंगता के मामले में राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार कानूनी अभिभावक को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक, तो यह भी एक कंडीशन है। और देखिए इसके बाद चलिए अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ मजदूरी दर दिया गया है, कितना मजदूरी दर होता है वह, तो वर्तमान में मजदूरी दर कितना है, तो अप्रैल 2024 के अनुसार जो है मजदूरी दर वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो है 243 रुपए है। तो 243 रुपए पर डे, तो 243 रुपए जो है रोजी है किनका, मनरेगा के तहत कार्य करने वाले जो मजदूर है उनके लिए 243 रुपए निर्धारित है 2024 में। ठीक, यही 2023 में कितना था, 2023 में 221 रुपए था, तो 22 रुपए बढ़ा के कितना हो गया है 2024 हो गया है। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। ठीक, देखिए मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर बचत खाते के माध्यम से किया जाता है। तो ये तो डायरेक्ट बैंक खाते में आता है, बैंक किसी भी बैंक का हो या जो डाकघर में बैंक बनता है उसके तहत जो है आता है यह जो है भुगतान। उसके बाद देखिए मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात, तो मजदूरी दर और उसके तहत जो सामग्री रहता है उसका भुगतान क्या होता है उसे दिया गया है। तो इनका भुगतान क्या रहेगा, इनका अनुपात यह जो है 60:40 रहता है। अर्थात जो मजदूरी दर है उसमें जो व्यय है वो 60% है, तो जो 40% जो है सामग्री का व्यय है। तो जो सरकार का जो व्यय होता है 60% मजदूरी में और सामग्री का अनुपात जो है 40% होता है। ठीक, तो इतना व्यय किया जाता है। भुगतान की प्रक्रिया हम पहले ही बताए हैं कि बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए इसका जो मेथड होता है भुगतान करने का, योजना का मजदूरी NEFMS अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम एवं सामग्री तथा प्रशासनिक भुगतान को इसे किया जाता है EFMS अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रमिकों के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जो है दिया जाता है। इस भुगतान की प्रक्रिया है। ठीक, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, देखिए भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया जाता है। तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन भी किया जाता है। देखिए सामाजिक अंकेक्षण जो है अलग से एक चैप्टर भी दिया गया है जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सामाजिक अंकेक्षण को। ठीक, ये वैसे मुख्य रूप से जो इस योजना का सामाजिक अंकेक्षण कहाँ किया जाता है, ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा का हम कर्तव्य जब पढ़े थे पंचायती राज, उसमें भी जो है हम ग्राम सभा के कर्तव्य में सामाजिक अंकेक्षण को भी देखे थे। ठीक, तो इसके लिए पारदर्शिता हेतु सामाजिक अंकेक्षण आवश्यक होता है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012, तो इसका जो शिकायत है उसके निराकरण के लिए जो नियम जारी किया गया था, तो निराकरण नियम 2012 में जारी किया गया। वही बेरोजगारी भत्ता वाला कब किया गया था, 2013 में। ठीक, तो इन नियमों को तिथि जो ईयर है उसे याद रखेंगे। इसका राजपत्र में प्रकाशन कब किया गया इस नियम का, 11 मई 2012 को। तो इस तिथि को भी आपको याद रखना है, 11 मई 2012 को छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 का प्रकाशन किया गया था, अर्थात इसका सूचना जारी किया गया था।
चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी अर्थात मनरेगा की धारा 27 के तहत योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण उसके निपटाने के लिए जिला स्तर पर योजना अंतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था किया गया है। तो 17 लोकपालों की नियुक्ति किया जाता है इसके निराकरण के लिए। राज्य के सभी 33 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है। तो सभी जिलों में जो है 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो 33 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्रों में जो है इसका निराकरण करते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में 17 प्रादेशिक क्षेत्र हैं। जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर एक त्रिसदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। तो ये लोकपाल द्वारा जो सुनवाई, ये 17 प्रादेशिक क्षेत्र में लोकपाल जो है महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बाद उनके सुनवाई के विरुद्ध जो अगर अपील करना हो तो वो अपील कहाँ किया जाएगा, वो अपील के लिए जो है एक 3 सदस्यों का जो है एक प्राधिकरण बनता है अर्थात ट्रिब्यूनल बनता है। इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो है इसका अपील जो है उसका सुनवाई किया जाता है। ठीक, उसके बाद चलिए मनरेगा के अंतर्गत शामिल क्रियाकलाप। तो क्या क्या क्रियाकलाप शामिल होते हैं मनरेगा के अंतर्गत उसे देख लीजिए। तो सबसे है भूमि विकास, जल संरक्षण, जल संग्रहण। भूमि विकास, जल संरक्षण, जल संग्रहण, सूखा बचाव, वन रोपण या वृक्षारोपण, ये सब कार्य भी किए जाते हैं। सिंचाई नहरों के साथ सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य, तो इसके लिए सिंचाई नहर के खुदाई भी किया जाता है मनरेगा के तहत ही। परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं प्रभावित क्षेत्रों में जल निकास की व्यवस्था किया जाता है। 12मासी सड़क निर्माण, जहां पुलिया आवश्यक हो वहां पुलिया निर्माण, तो ये सब कार्य भी मनरेगा के तहत ही आते हैं। राज्य सरकार के से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कार्य भी दिया जा सकता है। ठीक, तो देखिए ये सभी कार्य जो है इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जहां जो है फिजिकल चीजों की जरूरत रहता है, तो जहां जो है शारीरिक बल का प्रयोग करके जो कार्य किए जाते हैं उन सब में जो है इनकी आवश्यकता होता है। ठीक, तो यह जो मशीनों से भी काम किया जा सकता है, पर मशीनों का इस्तेमाल ना करके व्यक्तियों से कराया जा सकता है ताकि उन्हें जो है रोजगार प्राप्त हो सके। ठीक, तो ये सभी जो है कार्य आते हैं इसके अंतर्गत। देखिए यहाँ जो है मनरेगा की प्रगति का जो है विवरण दिया गया है। इस शासकीय प्रतिवेदन 2023-24 के अंतर्गत है। हम जो है जो नया आएगा प्रतिवेदन उसके अनुसार पढ़ेंगे इसे। तो इसका जो है डाटा है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं पंजीकृत परिवारों की संख्या दिया गया है। तो 37.99 लाख परिवार जो है पंजीकृत है मनरेगा के तहत। रोजगार प्राप्त परिवार कितने हैं उसे दिया गया है। प्रति परिवार औसतन कार्य दिवस कितने हैं, तो 38 दिन है। महिलाओं को प्राप्त रोजगार तो यह कितना है, 53% है। ठीक, और वही जो है 100 दिन की रोजगार प्राप्ति का परिवार कौन से हैं, इतने परिवार को पूरा 100 दिन रोजगार मिला है। सृजित मानव दिवस, तो कितने मानव दिवस सृजित किया गया, तो ये सब डिटेल दिया गया है। और वही जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अंतर्गत भी यही सब डिटेल दिया गया है। ठीक, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है इसमें, बाकी हम जो नए डाटा है उसके अनुसार जो है इसे अपडेट कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ ये जब इंपॉर्टेंट हो जाता है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन राशि, तो किसका राशि जो है किनके द्वारा वहन किया जाता है, अब उसे देखिए। तो देखिए जो मजदूरी दर मिलता है, तो जो मजदूरी राशि मिलेगा हम कितना देखे हैं, 243 रुपए। तो 243 रुपए का जो मजदूरी राशि मिलेगा वह पूरा 100% जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो 100% पूरा मजदूरी जो है यहाँ केंद्र सरकार द्वारा। अगर सामग्री के लिए वित्त पोषण, तो सामग्री के लिए अलग से वित्त पोषण रहता है, तो वह 75% केंद्र का और 25% राज्य सरकार का रहता है। और वही प्रशासनिक व्यय के लिए 6% केंद्र सरकार का और 94% राज्य सरकार का। और बाकी जो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, मातृत्व अवकाश भत्ता मिलेगा, यह कितना रहेगा, पूरा 100% राज्य सरकार का हिस्सेदारी रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसका वहन किया जाता है राशियों को। देखिए विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा, तो विलंबित में अगर मजदूरी का जो भुगतान किया जा रहा है उसके लिए जो है अलग से मुआवजा भी दिया जाता है। ठीक, तो देखिए कितना दिया जाएगा इसे, मनरेगा की धारा 3 के आधार, तो धारा 3 के सब क्लॉज 3 के अनुसार श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान के हकदार होते हैं। तो साप्ताहिक आधार पर उन्हें जो है मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मनरेगा अधिनियम की अनुसूचित 2 के पैरा 29 के अनुसार मस्टर रोल बंद होने के, तो मस्टर रोल अर्थात जो कार्य है उसके बंद होने के 16वें दिन के बाद से 16वें दिन के बाद के विलंब के लिए भुगतान न की गई हो, तो 16 दिन का समय रहता है भुगतान करने के लिए। अब 16 दिन के बाद 16 दिन तक अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो मजदूरी पर प्रतिदिन 0.5% की दर से मुआवजा भुगतान के लिए हकदार होगा। तो जो मजदूरी रहता है उसको 0.05 उसके इतना प्रतिशत की दर से जो है मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। ठीक, तो ये जो है इसके तहत जो है विलंब होने पर उन्हें जो है इतना मुआवजा भी दिया जाता है। अगर देखिए मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजना, तो बहुत सारी योजना मनरेगा के अंतर्गत चलते हैं। तो उनमें से आप देख सकते हैं कि कौन से योजना जो है इसके अंतर्गत चलते हैं। तो भुगतान की प्रक्रिया हम पहले ही देख चुके हैं, नवंबर 2016 से हुआ है ये। तो ऑनलाइन जो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट किया जाता है पेमेंट 2016 से, नवंबर 2016 से NEFMS के माध्यम से मजदूरों की मजदूरी भारत सरकार द्वारा सीधा अंतरित किया जाता है। उसके बाद देखिए जन मनरेगा, तो जन मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के जियो टैग्ड के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे आम जन मनरेगा ऐप पर देख सकते हैं। तो जन मनरेगा एक ऐप है, उसके माध्यम से आप जो है उसका सबका फोटो लिया जाता है जहां काम होता है वहां का, और उस फोटो को आप देख सकते हैं जन मनरेगा ऐप के माध्यम से।
आगे देखिए सिक्योर सॉफ्टवेयर, तो एक जो है पोर्टल है, ये भी सिक्योर सॉफ्टवेयर, इसका प्रारंभ 2018-19 में राज्य के समस्त जिलों में किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है सिक्योर सॉफ्टवेयर पोर्टल। इसका उद्देश्य मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्रकरण तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान करने हेतु किया गया है। देखिए सिक्योर का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताइए क्या सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है? तो सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेटेड कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये इसका फुल फॉर्म है सिक्योर का। ठीक, तो ये किससे संबंधित है? मनरेगा के संबंधित है। अगर देखिए प्रोजेक्ट उन्नति, इसका प्रारंभ 2018-19 में भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसका लक्ष्य मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास करना ताकि वर्तमान आंशिक रोजगार के से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सके। तो आंशिक रोजगार अभी प्राप्त हो रहा है मनरेगा के तहत, उनका कौशल विकास करके जो है अकुशल से उन्हें कुशल बनाया जा सकता है, फिर उन्हें पूर्ण रोजगार प्राप्त हो सके। देखिए इसी योजना के अंतर्गत जो है, कौन सा योजना है ये? प्रोजेक्ट उन्नति। इसके अंतर्गत मनरेगा योजना में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, इसमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2000 हितग्राहियों को प्रशिक्षित देने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2023-24 में 2000 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। अभी तक कुल 4790 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगला देखिए जियो मनरेगा। जियो मनरेगा यह 1 सितंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था। जियो मनरेगा, इसका प्रयोग, जियो मनरेगा एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मनरेगा के अंतर्गत सृजित सभी पूर्ण संपत्तियों का फोटो जियो टैग करता है। ठीक, तो ये क्या है? एक जो है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है जिसके माध्यम से जो जिस क्षेत्र में काम किया रहता है उसका फोटो जियो टैग किया जाता है। उसका उद्देश्य देखिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु पब्लिक क्षेत्र में मजदूरी और सामग्री का विस्तृत जानकारी को एकत्रित करने के लिए जो है इसका लॉन्च किया गया था जियो मनरेगा सॉफ्टवेयर को। चलिए अगला देखिए बेयरफुट टेक्नीशियन। तो बेयरफुट टेक्नीशियन बीएफटी के नाम से जानते हैं। बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायता के सहयोग के लिए बेयरफुट टेक्नीशियन चयन कर उसका 90 दिन का प्रशिक्षण देकर, तो इसके लिए देखिए एक व्यक्ति को चुना जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली, इसके तहत जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है 90 दिन का। उसका ग्राम पंचायत के कार्यों में मदद किया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या रहता है? तकनीकी सहायता का चिन्हांकित लेआउट, किए गए कार्यों की माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज करने में सहायक। तो उसमें जो सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में खुदाई करना है उस क्षेत्र का मापन करेगा, उसका लेआउट बनाएगा, कैसे खुदाई करना है, तो उसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है बेयरफुट टेक्नीशियन के रूप में, उन्हें 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, तो ये होते हैं बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली। अगला देखिए मिशन अमृत सरोवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है मिशन अमृत सरोवर, ये मनरेगा के अंतर्गत चलने वाली योजना है, याद रखेंगे। ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया योजना है मिशन अमृत सरोवर। इसका उद्देश्य न्यूनतम 1 एकड़ क्षेत्र में एवं 10,000 घन मीटर जल धारण क्षमता के अमृत सरोवर निर्माण करना। 1 एकड़ क्षेत्र में जो है 10,000 घन मीटर के जल धारण क्षमता का एक अमृत सरोवर निर्माण करने के उद्देश्य से मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था। देखिए इसका लक्ष्य है प्रति जिला निर्धारित लक्ष्य 75, तो प्रति जिला 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए प्रति जिला 75 बनाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ की अगर डाटा देखें 2023-24 में इसी के तहत जो है अमृत सरोवर कितने बन चुके थे? 2254 अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है 2023-24 के तहत। अभी 2024 में इसका जो है डाटा कितना है? तो यह जो है लगभग 2902 जो है बन चुके हैं अमृत सरोवर छत्तीसगढ़ में। प्रति जिला जो है 75 बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना तहत। अगला देखिए जलदूत ऐप। तो जलदूत ऐप का प्रारंभ जो है 29 सितंबर 2022 को किया गया था। जलदूत ऐप का भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2022 को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्री मानसून पीरियड में, तो देखिए प्री मानसून पीरियड, मानसून के पहले पीरियड में प्रदेश में कुल 39,489 कुओं पर एवं पोस्ट मानसून पीरियड में, तो पोस्ट मानसून पीरियड में के अंतर्गत 37,953 कुओं में जल स्तर का डाटा अपलोड किया गया है इस जलदूत ऐप में। तो जो कुओं का जल का स्तर रहता है उसका डाटा के एकत्रित करके इस ऐप में डाला जाता है जलदूत ऐप में। चलिए अगला देखिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट परिषद है राज्य रोजगार गारंटी परिषद। तो इसका निर्माण भी जो है इसी नरेगा अधिनियम के तहत हुआ है। तो इसका गठन अधिनियम की धारा 12(2), तो धारा 2 में किया गया है, धारा 12(2) के तहत किया गया है राज्य रोजगार गारंटी परिषद। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके सदस्य में शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त 6 अशासकीय सदस्य नामांकित किए जाते हैं और इन 6 नामांकित किए जाएंगे, उनमें से जो है कम से कम 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इनके कार्य क्या होते हैं देख सकते हैं आप। इनका कार्य है राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन को सलाह देना, राज्य शासन द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना इनका कार्य रहेगा।
चलिए अगला देखिए, मनरेगा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है यहाँ, उसे देख लीजिए। तो मनरेगा का संक्षिप्त विवरण जो अभी हम पढ़े हैं वही है। तो वित्त पोषण देखिए, इसके सामग्री घटक है। तो सामग्री घटक के लिए इनका वित्त पोषण कितना होता है? केंद्र सरकार का 75 होता है, राज्य सरकार का 25 होता है। वही वह अनुपात मजदूरी या मजदूरी का तो और सामग्री का अनुपात देखिए, मजदूरी के लिए 60% खर्च किया जाता है और वही जो है सामग्री के लिए 40% व्यय किया जाता है। तो ये भी देखते हैं वो है मजदूरी और सामग्री का अनुपात। उसके बाद देखिए लोकपाल। तो लोकपाल की संख्या कितने हैं? 17 लोकपालों की नियुक्ति किया गया है। 33 जिलों के निराकरण के लिए 17 लोकपालों की नियुक्ति किया गया है। वर्तमान मनरेगा जो है 996 जिलों में लागू है। तो देश भर के 691 जिलों में जो है लागू है मनरेगा, 691 जिलों में। उसके बाद देखिए मनरेगा श्रमिकों का भत्ता व्यय। तो इसका भत्ता का व्यय हम देखें सिर्फ राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मनरेगा से पूर्व 2 योजना चल रहे थे इसी के समान, एक था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और दूसरा काम के लिए अनाज योजना। तो ये 2 योजना जो है इसी संबंधित योजना है जो मनरेगा से पहले चल रहा था। मनरेगा के तहत ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। मैं पहले ही बताया आपको, सामाजिक अंकेक्षण जो है ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है मनरेगा के तहत। ग्रामीण स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम का संचालन रोजगार सहायक द्वारा किया जाता है। रोजगार सहायक द्वारा जो है ग्रामीण स्तर पर इसका संचालन किया जाएगा। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन इकाई ग्राम पंचायत होता है। नीति निर्माता थे जीन ड्रेस, तो बेल्जियम के हैं जीन ड्रेस, इनके द्वारा जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था मनरेगा का। अगला देखिए, सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि प्रत्येक 6 माह में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा कराया जाता है। मनरेगा की जांच की जिम्मेदारी के लिए समिति गठित किया जाता है, ग्राम सभा निगरानी समिति। तो यह जो है मनरेगा जांच समिति के रूप में कार्य करता है, ग्राम सभा निगरानी समिति। कार्यस्थल पर मृतक परिवार को 25,000 एक दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर दिया जाता है। तो कार्यस्थल पर अगर किसी की मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को 25,000 रुपए दुर्घटना के कारण दिया जाता है। एक मैट को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है। तो 50 मजदूरों हो गए तो उनके लिए जो है एक मैट की आवश्यकता रहता है उन्हें देखरेख करने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर स्थापित मुफ्त हेल्पलाइन नंबर। तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर कौन सा है मनरेगा से संबंधित? तो आप देख सकते हैं 1800-233-2425। तो ये जो है हेल्पलाइन नंबर है। तो इसे आप टोल फ्री नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करके जो है अगर मनरेगा से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आप जिसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत निवारण नियम 2012। तो शिकायत निवारण नियम 2012 जारी किया गया था। यह 11 मई 2012 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भत्ता नियम, तो यह 2013 में जारी किया गया था। ठीक, तो हम इसे देखे ही हैं, बाकी जो देखे हैं उसी को हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। तो मनरेगा की धारा 27 के तहत 27 के तहत 17 लोकपाल नियुक्त किए गए हैं 33 जिलों को। तो 17 प्रादेशिक क्षेत्र में विभाजित हैं। लोकपाल के विरुद्ध जो है कहाँ मनरेगा प्राधिकरण का निर्माण किया जाता है जो 3 सदस्यीय रहता है। 3 सदस्यीय मनरेगा प्राधिकरण बनाए जाते हैं लोकपाल के, उनके जो है विरुद्ध, तो जो उनके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं उनके विरुद्ध अगर अपील करना है तो मनरेगा प्राधिकरण में अपील कर सकते हैं। ठीक, तो ये होगा जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वे। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है धारा दिया गया है। तो देखिए मनरेगा एक अधिनियम है, तो इस अधिनियम के तहत जो है 6 अध्याय हैं और 34 धारा हैं। तो 6 अध्याय 34 धारा हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण धारा है उन्हें यहाँ दिया गया है, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। तो देखिए धारा 3, तो धारा 3 में क्या है? परिवार को ग्रामीण रोजगार की गारंटी। तो धारा 3 जो है परिवार को ग्रामीण रोजगार की गारंटी देती है। कितने दिनों? तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है धारा 3। वही धारा 5 में क्या है? गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त। तो गारंटी के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या शर्त होने चाहिए, वो शर्त जो है 5 में दिए गए हैं। देखिए 6वें में क्या है? मजदूरी दर 60 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए। तो मजदूरी दर 60 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए, धारा 6 में है। धारा 7 में है बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। धारा 9 में बेरोजगारी भत्ते से वंचित न दिया जाना। तो इसका वंचन या फिर बेरोजगारी भत्ता न दिया जाना या किसमें दिया गया है? धारा 9 में दिया गया है। तो हम इसका शर्त भी पढ़े थे, तो उन्हीं शर्तों के आधार किसमें दिया गया है? 9 में दिया गया है। धारा 10 में क्या है? केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का ये दिल्ली में है। वही राज्य परिषद भी बनाया गया है। देखिए इसको किसमें दिया गया था? 12 में दिया गया है। तो ये देखिए 12 में, धारा 12 में रोजगार गारंटी परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और वही केंद्र का कहाँ है? धारा 10 में है। और धारा 11 में क्या है? केंद्रीय परिषद के कार्य एवं कर्तव्य दिए गए हैं। वही धारा 16 में क्या है? ग्राम पंचायत के दायित्व दिए गए हैं। धारा 17 में ग्राम सभा द्वारा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण। तो सामाजिक अंकेक्षण किसमें है? धारा 17 में है। इस सामाजिक अंकेक्षण को हम जो है अगले जो है चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग से जो है इसका चैप्टर दिया गया है सामाजिक अंकेक्षण का। धारा 19, इसमें शिकायत निवारण तंत्र दिया गया है। धारा 25 में जो है मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो धारा 25 में जो है इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए 1000 का जुर्माना दिया गया है। ठीक, अब देखिए उसके संबंध में और कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो मनरेगा हेतु बजट 2024-25 में 86
हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था केंद्रीय बजट में 2024-25 में 86,000 करोड़, और वही छत्तीसगढ़ के जो बजट है 24-25 उसमें जो है 2.788 करोड़ का प्रावधान किया गया था। मनरेगा के अवार्ड के लिए नामांकित टीम का प्रमुख प्रोग्राम का ऑर्डिनेटर होता है। तो इसके लिए जो अवार्ड के लिए नामांकित टीम का प्रमुख है वो प्रोग्राम का ऑर्डिनेटर होता है। मनरेगा योजना में अवार्ड पंचायत को दिया जाता है। तो मनरेगा योजना में जो अवार्ड दिया जाता है पंचायत को दिया जाता है। मनरेगा योजना में राज्य के 3 जिलों को नामांकित किया गया है। तो राज्य के 3 जिलों को नामांकित किया गया है इस योजना के तहत। पुरस्कार समारोह 2 फरवरी को कृषि भवन नई दिल्ली में किया जाता है। तो 2 फरवरी को क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था मनरेगा को 2 फरवरी 2002 को। उसी 2 फरवरी की वजह से कृषि भवन नई दिल्ली में जो है इसका पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। मनरेगा में श्रमिकों की कार्यवाही विश्राम सहित 9 घंटे का रहता है। तो कार्य का जो समय रहता है वह टोटल 9 घंटे का रहता है। इसमें विश्राम का भी समय ऐड है, तो टोटल 9 घंटे का जो है रहता है। मनरेगा में इस बात में सिर्फ इस खाते में सिर्फ जो है मनरेगा मजदूरी को ही रखा जाता है। तो इसके लिए अलग से खाता खुलवाना रहता है जिसमें सिर्फ मनरेगा का मजदूरी ही डलता है। मनरेगा योजना में दुर्घटना में श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती के दौरान आधी पारिश्रमिक राशि दिया जाता है। देखिए, अगर किसी का दुर्घटना में हो जाता है उन्हें जो अस्पताल में इलाज के दौरान जो है आधी श्रमिक राशि दिया जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा मनरेगा। तो मनरेगा को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप बुक ले लिए हैं तो आप हाईलाइट करके रखिएगा, और बाकी जो है अगर नहीं रखे हैं बुक तो आप जो है नोट करके रखने हैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पिछले बार भी पूछा जाए, उससे पहले भी जब एग्जाम हुआ था तब भी पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा यहाँ से प्रश्न। तो अच्छे से तैयारी करके रखेंगे इस टॉपिक को। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।